guys, welcome to another session of Witty Wednesday. Today we have Mr. Krishnaji with us from Grow Mutual Fund. He is a seasoned investment professional with over 20 decades of experience in Indian mutual funds and wealth management industry. He is with Grow as a zonal head, leading business development, distribution strategies, and partner engagement. So before joining Grow in June 24, he had held leadership role in various distribution houses as HDFC and Nippon and Wealth Advisories. So it would be really interesting for us to get to know, have more knowledge from Krishnaji. So let's welcome him. थैंक यू सो मच। Yeah. सो थैंक यू एवरीवन। मतलब आप लोगों का ये सीरीज़ मेरे हमेशा बड़ा इंट्यूटिव लगता है बिकॉज़ जितने भी फीडबैक हमें पहले भी आए हुए हैं, ये चीज़ हम हमेशा कोशिश करते हैं कि क्या नया बात कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, जो कि हिस्टोरिकली ना वो बहुत बड़ा गैप भी रहा है टेक्निकली हम हमारी इंडस्ट्री को हम देखें तो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बड़ा साइंस और आर्ट है, तो नॉर्मली फंड मैनेजर की लैंग्वेज है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक साइंस और आर्ट है। तो साइंस तो हर कोई समझता है, हर कोई जानता है, बट इसको किस तरीके से और फाइन ट्यून किया जा पाए, आई मीन कैसे उसको और हम फाइन ट्यून कर सके, ये एक मेथड है, एक साइंस है। तो मैं कुछ चीज़ें आज डिस्कस करूंगा हमारे इस डिस्कशन में। तो मैं नॉर्मली इसको प्रेजेंटेशन नहीं बोलता हूँ बिकॉज प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें मोनोटोनस हो जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वन वे कम्युनिकेशन रहे, ये एक ऐसा रहे जहाँ पे हम और आप मिलके एक राइट डायलॉग स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक राइट कम्युनिकेशन स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे पहलुओं को वी विल बी एबल टू इवैल्यूएट लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। और मैं कुछ चीज़ें जब ये प्रेजेंटेशन मुझे बोला गया कि आपको एक प्रेजेंटेशन करना है, तो मैं कुछ हिस्ट्री को भी डिग आउट करने की कोशिश कर रहा था कि क्या ऐसा अभी होता है या पहले भी होता था, या जो हम साइंस बोलते हैं कि हम सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। बहुत ये बोलने में बहुत सिंपल है, बट जब आप इसको अप्लाई करो आपके बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज सबसे पहले हम खुद इन्वेस्टर्स हैं, करेक्ट। और हम खुद अपनी पैसे को अर्न करते हैं और हम उसको सही तरीके से एक इंटेलिजेंटली हम उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ना, हमारे बहुत हार्ड इमोशंस होते हैं, राइट, जो हम कभी भी अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते हो, करेक्ट। बिकॉज मेरा हमेशा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि जो इंसान का बेसिक कैरेक्टर होता है ना, वही उसके डिसीजन में इम्पैक्ट करने लगता है या उसके डिसीजन में दिखने लगता है। और ये रियलिटी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, राइट। यदि मैं फियरलेस हूं ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता टू टेक डिसीजंस व्हिच इज लाइक फियरलेस डिसीजंस। यदि मैं कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग हूं, तो मैं हमारे डिसीजंस में ना हमें वो एक कॉन्शियसनेस दिखेगी, करेक्ट। या मैं बहुत जिसको हम लोग बोलते हैं ना एनालिटिकल, राइट, कि ह्यूमन नेचर है, राइट, कि आप बिहेवियरली किस तरीके से बिहेव करते हो। और बेसिक इन्वेस्टर का बिहेवियर भी वैसा ही होता है। तो आप एनालिटिकल हो तो आप हर चीज में ना बिल्कुल लास्ट माइल तक जाओगे। यदि कोई इन्वेस्टर यदि डिस्ट्रीब्यूटर से एंगेज करता है और वो बहुत एनालिटिकल है ना, तो वो बहुत सवाल पूछेगा आपसे, वो हर चीज पे पूछेगा। वो बोलेगा अच्छा इसका रिटर्न क्यों ज्यादा है, इसका रिटर्न क्यों कम है, अच्छा पोर्टफोलियो में बैलेंसिंग क्यों करनी चाहिए। अगेंस्ट विच एक नॉर्मल इन्वेस्टर है जिसको मालूम है कि हमारे एडवाइजर पे हमें एक फेथ रखना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म मॉडल है, तो चलो जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से करते हैं, आप देख लो कि आपको कैसे मुझे एडवाइस और गाइड करना है। तो बहुत वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, और ये वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर इसलिए होती है कि हर किसी की साइकोलॉजी अलग होती है, और वही साइकोलॉजी उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में दिखना चालू हो जाती है, करेक्ट। सो कहीं ना कहीं पे ना, आर वी इन्वेस्टिंग राइट, ये एक क्वेश्चन के पहले ना बहुत बड़ा साइकोलॉजी गेम है, राइट। इट्स अ बिग साइकोलॉजी दैट स्टार्ट इवैल्यूएटिंग, बिकॉज जब हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये मेरे पिछले 20 साल के करियर में जब मैं खुद इन्वेस्टमेंट करने लगा हर मौके पे, शायद गोल्स अलग थे, राइट, नीड्स अलग थी, जो हम पैसा सेविंग करते हैं उसके क्वांटम साइज भी अलग था, राइट। जब हम करियर चालू करते हैं तो बहुत बार ना आपके इनपुट वर्सेस आउटपुट, बेसिकली दैट यू इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर या इनकम वर्सेस सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो डिपेंड करने लगता है कि हमारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोशल लैंडस्केप में कैसी हैं या हमारे फैमिली लैंडस्केप में कैसी हैं। और वो बहुत बार ना हमारे डिसीजन को इंड्यूस करता है या हमारे रिस्क एपेटाइट को इंड्यूस करता है। तो इसीलिए ना कि नथिंग कैन बी राइट एंड रॉन्ग, राइट। सो टू टेक इट राइट ऑल ऑफ यू, आई कैन ओनली टेल यू दैट नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग। इसीलिए यदि प्राइमा फैसी कोई हम प्रेजेंटेशन पे बात कर रहे हैं या हम कोई ऐसे सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं,
हर इंसान अलग है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग है, और जब आप डिसीजन लेते हो तो आप एक फ्रेम के बेसिस पे डिसीजन लेते हो कि जो अब इस फ्रेम को कैसे हम फिल्टर करते हैं। जब तक हम प्रेजेंटेशन पे जाएं उसके पहले थोड़ा फ्रेम पे बात कर लेते हैं। जब आप फ्रेम की बात करते हो तो फ्रेम क्या रहता है? हमने हिस्टोरिकली जब म्यूचुअल फंड या इक्विटी इन्वेस्टमेंट चालू हुआ और जब लोगों को समझ में आया कि वेल्थ बनाना आसान काम नहीं है, आई थिंक creating wealth is one of the most difficult tasks. Everyone can save money, but very few create wealth. But why very few create wealth? Because they are very much aware that what their saving can do to them when they will be in the need of money. But interesting part is that okay, you know कि आपको पैसे की जरूरत कभी भी आपके लाइफ के पड़ाव पे, यू विल हैव डिफरेंट गोल्स इन योर लाइफ एंड यू मे नीड मनी एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, बट हाउ टू इवेलुएट दैट टाइम फ्रेम, राइट? वो टाइम स्लॉट जो आपके आपको अवेलेबल है आपकी करंट एज में और आपके गोल में। तो हम हमेशा ना जब फाइनेंशियल प्लानिंग या हम गोल की जब बात करते हैं लाइफ में, तो हमने क्या देखा हुआ है कि हो सकता है कि व्हेन आई एम 25 आई मे नॉट हैव गोल, राइट? मुझे घर खरीदना है या मुझे टूर करना है या मुझे लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर करना है, या जब व्हेन आई एम टर्निंग 35 देन आई थिंक ऑफ कि यार बच्चों की पढ़ाई करनी है। बट आप उस जर्नी में दो इंपॉर्टेंट पिवट हैं। आप सोचो कि क्या दो इंपॉर्टेंट पिवट है? एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक है एंड पॉइंट, करेक्ट? डिफरेंट एज ग्रुप पे, डिफरेंट साइकिल पे, बट वो डिफाइंड है, राइट? अब आप सोचो कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और जब आप एंड कर रहे हो तो आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। करेक्ट है? इफ यू ऑल अग्री, सो देयर आर एंड पॉइंट एंड start point will have different circumstances, right? And which is why theories of investment cannot be simple and straight to one objective. That will differ human to human, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव, सेम एज ग्रुप क्लाइंट। 25 साल वाला बंदा एक हो सकता है बहुत अफ्लुएंट फैमिली से आ रहा है, और उसको शायद आपको 45 साल का कोई गोल ऑब्जेक्टिव देना है, उसकी उम्र जब 45 साल की हो जाए या उनकी उम्र 35 साल की हो जाए, एंड यू वांट टू डिफाइन अ गोल, राइट? ही इज कमिंग विद अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑल टुगेदर। एनफ मनी एट होम, आई डोंट नीड इट, राइट? आई कैन ओनली स्पेंड। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ओरिएंट दैट गाय इन गोल। अनलाइक समवन इन 25, ही इज कमिंग विद अ हार्ड बैकग्राउंड, और उन्होंने देखा हुआ है कि उनके माता पिता ने जिंदगी भर बड़ी मेहनत करी है, बच्चों को मेहनत करके पढ़ाया है। तो शायद ना वो बंदे की सेविंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, अगेंस्ट विच द सेम गाय हु इज एट 25, वो ज्यादा भी पैसा कमा रहा है बट उसका सेविंग इंटेंशन ही नहीं है। आपको मेहनत कहाँ ज्यादा करनी पड़ेगी? तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी दोनों जगह पे, बट पॉइंट है कि समझदार कौन होगा और समझेगा पहले कौन, right? Who will understand first and who will take the right decisions, and where ability of investor to understand you better is more. कौन इन्वेस्टर को जब एडवाइस करो तो वो आपको ज्यादा समझे, जो आपके इथॉस से, आपके वैल्यू सिस्टम से, आपके एडवाइजिंग मेथड से, आपके कन्विंसिंग एबिलिटी से वो आपसे बेटर कनेक्ट कर पाया, जो भी रैशनल हो, करेक्ट? उसमें बहुत सारे वो बोलते हैं ना, एनर्जी कनेक्ट्स एनर्जी। तो हर इन्वेस्टर के साथ में वो एनर्जी मीट होती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन आई स्टार्ट माय सेशन दे सेड सर आप तो साइकोलॉजी की बात कर रहे हो, राइट? आप तो बिहेवियर की बात कर रहे हो, बट बॉस रियलिटी यही है। आप खुद आंख बंद करके सोचिए, आपके सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट? एक हमेशा इन्वेस्टमेंट में दो सर्किल ऑफ बात की जाता है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एरिया ऑफ नॉन इन्फ्लुएंस। हम सिंपल कर रहा हूँ, मैं उसको कॉम्प्लिकेट करने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो लोग वो जो आपकी भाषा समझते हो, जो आपके इमोशन को समझते हो, जो आपके मेथड को समझते हो, और बाकी लोग ऐसे लोग हैं जो शायद उनके सोचने का तरीका अलग है, तो उनको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वो आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हैं, करेक्ट? तो जिनके साथ अब ये दोनों टेक्सचर के अंदर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिन लोगों के साथ में आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझते हैं, अगेंस्ट विच उन लोगों के साथ में जिनके साथ आपने थोड़ा कम समय व्यक्त किया, या यू माइट हैव स्पेंट लेसर टाइम विद द न्यूअर सेट ऑफ पीपल। Now look, why did I made this statement? For two reasons. If you all are in the business of investing and making investor aware that what is right investment and why investment should be done in a right manner, there is a motive that you are in a business, correct? आप एक business में हो जहां पे आप लोगों को एग्जीक्यूट करवा के, एडवाइस करवा के, गाइड करके, हैंड होल्ड करके हमारे लिए एक इनकम सोर्स क्रिएट कर रहे हैं। आप मतलब अपने लिए हम अपने इनकम सोर्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ये मैंने क्यों बोला, उसका बेसिक रीजन यही है, उसका बेसिक रीजन ये है कि जब ये एक सामने वाले को भी समझ में आता है कि समवन इज कनेक्टिंग विथ मी फॉर सम इंटरेस्ट, हाउ विल वी
address the trust part of it, right? And trust part of it can only be addressed when we go with that behavior attitude, when we go with the mentorship attitude, because most of the investors who will participate in our industry, मतलब जो जितने भी लोग इंडस्ट्री के अंदर में नए आएंगे या इंडस्ट्री के साइज को बढ़ाएंगे, तो आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज मान के चलिए 80 लाख करोड़ है और करीबन 5 साढ़े 5 करोड़ लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यदि इम्फी बोलता है कि आने वाले टाइम के अंदर में हम 500 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएंगे, तो जरूर ये होगा कि जो ये 4-5 करोड़ इन्वेस्टर हैं वो आने वाले टाइम में 10 12 15 20 करोड़ भी हो सकते हैं। बट ये नया इन्वेस्टर कौन होगा? ये 4 करोड़ से 15 करोड़ की जर्नी के अंदर में जो नया 10 करोड़ जुड़ेगा, वो इन्वेस्टर होगा जो यंग होगा, राइट? जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, राइट? जिन्होंने पिछले 3 साल का बिल्कुल वो यूफोरिया देखा है कि जहां पैसा डालते हैं कि बॉस पैसा थोड़ा बनता है। पिछले 1 साल से लोगों ने समझ में आया कि बॉस ऐसा नहीं होता है कि यू ऑलवेज मेक मनी, राइट? और जो आपने तो देयर इज अ गैप कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सो अल्टीमेटली देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एट प्ले व्हिच वी हैव टू एड्रेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर मेकिंग द फैक्ट दैट कि इज द कि क्या इन्वेस्टर सही डिसीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और इसके साथ मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को चालू करना चाहता हूं। बट देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शायद मैं अपनी आवाज को ही सुन रहा हूँ, राइट? मैं आई कांट अंडरस्टैंड यू, बट बाई फार एनीथिंग दैट यू थिंक, जो आपको लगता है कि मुझे इस डिस्कशन में कवर करना चाहिए, या तो मैं थोड़ा पॉज लूंगा और आपसे इनपुट लेने की कोशिश करूंगा कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। करेक्ट? Chitali, I'll take a pause just for the second because it Yes, yes, we just want to make it far more engaging. So correct. anything that आप मेरे को गाइडिंग लाइट दे दीजिए कि ड्यूरिंग दिस डिस्कशन हम इन सारे पॉइंट पे भी कवरेज चाहते हैं, सो दैट देन मैं उसको अपने प्रेजेंटेशन में ही कहीं ना कहीं उसको फिट कर लूंगा और शायद मैं आपको सही एग्जांपल दे पाऊं। सो दिस प्रेजेंटेशन टिपिकली स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम सेइंग जो हमने बोला कि आर यू इन्वेस्टिंग द राइट वे। ठीक है, ये टॉपिक यही दिया था चिताली, दिस वाज द टॉपिक व्हिच वाज कमिंग टू मी कि आर Yes, यू इन्वेस्टिंग द राइट वे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करते हैं तो हम चालू करते हैं बेसिक एक एक्सपीरियंस से, राइट? हमारा एक रीसेंसी बायस होता है और रीसेंसी बायस में हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करने का तरीका, इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का तरीका, या हमारे इन्वेस्टमेंट से कैसे हम इंगेज करते हैं उसके तरीके में बहुत बार डायनामिज्म आता है। इसीलिए हमने बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि आज के मार्केट में यदि आप सक्सेस को चाहते हो तो उसके लिए एक सोचा समझा मॉडल होता है, इंट्यूटिव मॉडल होता है, जो हर लेवल पे आपसे एक स्ट्रैटेजी की डिमांड करता है और वो ये कोशिश करता है कि जो भी स्ट्रैटेजी आप इम्प्लाय करना चाहते हो, राइट, उस स्ट्रैटेजी को कितना लंबा आप चल सकते हो। मतलब यदि आपने कोई चीज डिसाइड करी तो उसको आप कितना लंबा खींच सकते हो, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है अपनी इंडस्ट्री के अंदर में कि जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं हम डिसाइड कुछ करते हैं और जब होता है तो वो कुछ और होता है, राइट? देयर इज अ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सो वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम विद सम सर्टेन एक्सपेक्टेशन, बट रियलिटी टर्न्स आउट टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। और इस पूरे मेथड को सही तरीके से इम्प्लीकेट करने के लिए, सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है जिसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, जिनको आप देख सकते हो, मैं कर्सर भी होवर करूंगा वहां पे, कि अल्टीमेटली इट डिमांड्स स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमाइजेशन। और ये भी देखा गया है कि यदि एक फ्रेमवर्क आपने आपके इन्वेस्टमेंट में बनाया, ठीक है, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट की अप्रोच को और आपके पोर्टफोलियो में ना जो पोटेंशियल है उसको वो बहुत ज्यादा निखार सकता है, राइट? इट्स लाइक डायमंड, कि यदि आप उसकी स्लाइसिंग करते रहें, या आप चांदी देखें, घर में जो चांदी होती है उसको यदि 5 साल रख देंगे तो काली पड़ जाएगी, तो आपको उसको साफ करना पड़ेगा, करेक्ट? तो बेसिकली आपको उसको उसकी शाइनिंग को अनलॉक करने के लिए, उसके पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए कहीं ना कहीं हमें वो ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएशन है जो आपको आपके जहन में रखना जरूरी है। बट आज के दौर में प्रॉब्लम क्या है, तो मैं बिफोर गेटिंग इनटू दिस सेकंड मेथड आई विल टेल यू, रादर द सेकंड स्लाइड आई विल टेल यू कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर में ये है कि जहां यहां पे करीबन 3 लोग हैं, देर आर अबाउट 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिनको मूविंग पार्ट्स बोलते हैं, करेक्ट? यदि यदि हम घर में हैं तो हमें मालूम है कि हम सुबह ऑफिस जाएंगे, शाम को आएंगे,
फिर हम शाम को 7-8 बजे जब भी आए, हम वहां से लेके रात के 11-12-1 बजे तक हम सो जाएंगे। तो हमारा ना एक साइकिल सेट है। बट और ये एग्जाम्पल क्यों लिया कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सुबह निकलते हैं, शाम को पहुंचते हैं, और हमें मालूम नहीं कि हम शाम को पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। और हम जब घर पे आ रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है कि हमें रेस्ट करना है कि नहीं करना है, और हमें ये भी नहीं मालूम है कि अब हम सोए कि ना सोए। सो आई मीन, यदि हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं, वी नेवर नो कि हमारा रूटीन किस तरीके से चलेगा। तो फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू, ये तीन मूविंग पार्ट जो है, एक तो है कि जो बाजार जो है वो सबसे ज्यादा वेरिएबल है। जो वेरिएबल फैक्टर क्या है, इसमें वेरिएबल फैक्टर है कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, मार्केट में कोई ना कोई न्यूज आती रहेगी, कोई ना कोई इकोनॉमिक सेंटिमेंट चेंज होते रहेंगे। कभी रशिया यूक्रेन होगा, कभी ट्रंप आएंगे, कभी इन्फ्लेशन आएगा, कभी इलेक्शंस में अलग अलग तरीके से लोगों को इंड्यूस किया जाएगा, सरकार का खर्चा बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी सर्टिनिटी क्रिएट होगी। करेक्ट। वो एक और तरीके का रिस्क क्रिएट करेगा। बट ये जब मार्केट, जब हर तरीके की न्यूज मार्केट को वल्नरेबल या वोलेटाइल बना के रखे, तो हमारी स्ट्रैटेजी से हमें क्या अचीव करना है, उसको हम कैसे रीअसेस करें। दूसरा मूविंग पार्ट है एक, जो पोर्टफोलियो ड्रिफ्ट। पोर्टफोलियो ड्रिफ्ट ये बोलते हैं कि हमने यदि बिना एक साइंस के, यदि पोर्टफोलियो के अंदर में, आज मान के चलिए, मतलब ऐसा एग्जांपल नहीं देना चाहिए बट ये रियलिटी भी है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोगों ने बोला भाई ये तो मेरा लॉन्ग टर्म का पैसा है, और लॉन्ग टर्म का पैसा पूरा हमने स्मॉल कैप में डाल दिया। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। और हुआ क्या, किसी भी वजह से बाजार के अंदर में एक स्मार्ट डाउनटर्न आया, और जब स्मार्ट डाउनटर्न आया बाजार के अंदर में, तो हमारा पोर्टफोलियो हमारे कोर ऑब्जेक्टिव से, और जो हम रिस्क देख रहे थे, हम जैसे, हम क्यों बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हर इन्वेस्टर का एक रिस्क प्रोफाइलर होना चाहिए, एक गोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यदि हमने उसके रिस्क को, मतलब उसकी समझ को, मैं तो रिस्क नहीं बोलता हूं, मैं तो बोलता हूं जिस चीज को हमारी समझ नहीं है वो हमारे लिए रिस्क बन जाता है। यदि हमें साइकिल चलाने आता है तो हमारे लिए रिस्क नहीं है, बट यदि साइकिल नहीं चलाने आती है तो हम जरूर गिरेंगे। करेक्ट। सो एनीथिंग दैट वी नो देर इज नो रिस्क, एनीथिंग दैट वी डू नॉट नो देर इज अ रिस्क, एंड यू कैन इम्प्लाई इट फ्रॉम अ लाइफ पर्सपेक्टिव। सो पॉइंट इज कि हमारा ऑब्जेक्टिव जब डिफाइंड नहीं रहता है, और जब वो पोर्टफोलियो, मतलब गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड पे, और एकदम से सामने कोई कुत्ता आ गया एंड यू हैड टू अप्लाई द ब्रेक, आपकी गाड़ी ड्रिफ्ट हो जाएगी। तो किसी भी ऐसे एक सिग्नल या इंसिडेंट की वजह से, या किसी एविडेंस की वजह से, यदि हमारा पोर्टफोलियो ड्रिफ्ट होता है, तो उस टाइम पे अनइंटेंडेड एक्सपोजर और इनएफिशिएंसीज खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि शायद वहां पे हम रुके तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट पॉइंट ये होगा, रुकने का एक कॉस्ट होता है। तो इसीलिए जो तीसरा पार्ट बन जाता है इसमें, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, बिकॉज यदि हम कुछ नहीं करें तो भी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बॉस, उसकी हर चीज करने या ना करने का एक कॉस्ट होता है, जो समय बताता है। राइट, हम बोलते हैं ना कि समय बताएगा। तो विच इज वाई इन्वेस्टिंग में भी यही चीज होती है कि कॉस्ट ऑफ इनएक्शन एंड एक्शन। देखिए, बहुत ये टेक्निकल वर्ड है। ये इन्वेस्टर बोलता है कि मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करिए, उसमें एक्ट करिए, मुझे लग नहीं रहा है कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि हर एक साल में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि कहीं कोई चीज अंडर परफॉर्मेंस है तो उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, हम अच्छा फंड लेके आएंगे। बट लॉजिकली ना, वो कॉस्ट ऑफ, वो एक्शन नहीं है। करेक्ट। और इसीलिए बहुत बार जो ये जो तीनों फैक्टर है, मार्केट की वोलेटिलिटी, पोर्टफोलियो का ड्रिफ्ट और कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, जब ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए, आज हम और आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या व्हाई आर वी इन्वेस्टिंग टुगेदर, फॉर वन रीजन, कि किसी भी सिचुएशन के अंदर में हमारी कंपाउंडिंग इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। कम वॉट में, माई कंपाउंडिंग शुड नॉट एवर गेट डिस्टॉर्टेड या डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। यदि हमने एक्सपेक्ट किया कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में 12 से 15% का रिटर्न आना चाहिए, 10% का रिटर्न आना चाहिए, या 8% का रिटर्न आना चाहिए, जो भी रिटर्न आना चाहिए, बट हमारी श्योरिटी है कि हमारे गोल के हिसाब से, क्या यदि वो 8% अगले 10 साल आएगा, तो मेरे पोर्टफोलियो जो है वो ऑलमोस्ट, रूल ऑफ 72 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 9 8 72, तो मतलब 9 साल 10 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो पॉइंट वन आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यू नो कि आपकी जर्नी में उस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे आपकी पोर्टफोलियो की डिलीवरी क्या होगी। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं, यदि हमने हमारे साइंस को, हमारे मेथड को जब शुरुआत कर रहे हैं उस टाइम पे हमने नहीं सोचा, तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करेगा। और डिस्ट्रैक्शन जब पोर्टफोलियो के अंदर में क्रिएट होता है, तो एक सबसे बड़ी चीज होती है, या तो कस्टमर बना रहता है या तो कस्टमर टूट जाता है। क्योंकि अपनी इंडस्ट्री के अंदर में हम
हम हमेशा ये बोलते हैं कि जब हम फोन खरीदते हैं या वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या हम कार खरीदते हैं, तो सेल्समैन का काम जिस दिन से वो प्रोडक्ट खरीदा वो खत्म हो जाता है। बट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर में जिस दिन से वो प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने आपसे लिया, उस दिन से आपका काम चालू होता है। So the day you start the relationship by engaging into some transaction, by engaging into some uh, value that you exchange for both of you, the day the relationship start, उस दिन से relationship जो है वो start होना चालू हो जाती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमें कस्टमर के, और आने वाले 20 साल में जब हम इंफॉर्मेशन के अराउंड इतना डीपली एम्बेडेड हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से लोगों का ऑप्टिमिज्म बढ़ जा रहा है और लोग पैसिमिस्टिक भी हो जाते हैं। पीपल गो ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस, नथिंग मच. And you would have realized in the last 7 days, whoever is investing into equities, how does exactly the human behavior tilts toward kind of return that one expects and kind of euphoria that gets normally you caught in, right? So जो ऐसा कुछ भेड़चाल जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैप में आ जाते हैं या फंस जाते हैं, उसका रीजन ही यही है कि कहीं ना कहीं जो तीन ये जो मूविंग पार्ट जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया, वो बहुत जरूरी हो जाता है आपको इवेलुएट करने के लिए। तो जरूरी क्या है? जरूरी हमारे लिए ये है, द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अस ऑल ऑफ अस इज कि आज जब भी हम कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं, द कोर चैलेंज रिमेन्स अराउंड कि हम भैया रिस्क और रिटर्न को कैसे मैनेज करें। हाउ डू वी मैनेज रिस्क एंड रिटर्न? यू नो वन थिंग, यदि ये कितने शब्द हैं, 3 और 7, तो कोर द चैलेंजिंग 3, बैलेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न, देयर आर 7 वर्ड्स यूज्ड। एंड इफ यू विल पे अटेंशन टू, कि आपको बंद करके आपको आंख सोचना और बोलना हो कि इस पूरे पार्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग रिस्क। यदि हमने रिस्क को बैलेंस कर लिया है, हमने यदि हमारी सोच को, समझ को, मार्केट के बिहेवियर को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लिया, तो भाई रिटर्न, so to a large extent I think we will be able to deliver a right experience. So I don't say it return, I say it experience. We will be able to deliver a right experience to investor. But problem today that most of the investor, the challenge is कि everyone would want to maximize returns. See, managing risk और मैक्सिमाइजेशन रिटर्न ये बहुत टैक्टिकल है। मतलब आप कभी कभी सोचो फ्रॉम अ बिहेवियर स्टैंड पॉइंट, तो आप रिस्क को भी क्यों मैनेज करते हो? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका पोर्टफोलियो 20% से कम हो, या आप कभी भी नहीं चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो 15% से कम हो। तो आपकी हमेशा एक हायर एक्सपेक्टेशन रहती है, बट आप करना क्या चाहते हो? आप रिस्क कम लेना चाहते हो, बट आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। और अब आप ये सोचिए कि यदि ये चीज, हो सकता है कि आपको 2021 का एक पीरियड मिल जाए, हो सकता है कि आपको कोविड का एक एक ऐसा, या रीसेंट पास्ट में यदि आप निकाल के देखो, 2022-23 वाला एक सीजन मिल जाए जहां पे एक साल बाजार ने कुछ नहीं किया, बट 2023 से हर चीज चलना चालू हुई। तो हम बोलते हैं और उसके हिसाब से पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, बट ये एक डिसिप्लिन मेथड है, एक सिस्टमैटिक मेथड है। और इसीलिए यदि आपको इसको रिलेट करना हो, तो पिछले एक साल के अंदर में एक कैटेगरी जो सबसे ज्यादा ग्रो हुई वो थी मल्टी एसेट। और वही एक ऐसी कैटेगरी जिसने सबसे बेटर रिटर्न दिए। क्योंकि क्यों ये हाईलाइट कर रहा हूं इस लेवल पे, उसका रीजन ये है कि ये जो रिटर्न में ना आपको ये डॉलर दिख रहा है ना, आप उसको इमेजिन करिए कि वो सोने के सिक्के हैं। आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जब ये रशिया यूक्रेन हुआ, और तब गोल्ड में राइज नहीं आई, जब लोगों को समझ में आया कि भाई ये जो धरती है, जो ये अर्थ है, अब बड़ा वल्नरेबल हो रहा है, क्योंकि अ, अब देश इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि रशिया, सॉरी यूएस अभी इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, टेरिफ वॉर लेके आएगा, वहां पे यूरोप के अपने इश्यूज हैं, वहां पे आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के इश्यूज देख सकते हैं, राइट, आप अफ्रीकन कंट्री के इश्यूज देख सकते हैं। तो कोई किसी की ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, बट हर कोई अपने सिविलियंस की, अपने देश के इंटरेस्ट को, आई थिंक आवर कंट्री इंटरेस्ट बिकम्स फार मोर पैरामाउंट, इन विच इज व्हाट यू वुड हैव सीन कि टैरिफ वाज जस्ट बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन को क्यों रोका गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आज हो क्या रहा है कि बिकॉज वर्ल्ड हैज बिकम सो मच वल्नरेबल, एंड जो भी फैक्टर एट प्ले हैं वो कभी ना किसी तरीके से बदलते रहेंगे। और इन सारी चीजों की वजह से लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई गोल्ड सबसे सेफेस्ट एसेट क्लास है। और आपने देखा कि पिछले एक साल में क्या हुआ। तो सब लोगों ने बोला कि बॉस यदि मल्टी एसेट फंड, यदि 40% कम रिटर्न, यदि 40% कम रिस्क लेके यदि मोरलेस वो सेम रिटर्न डिलीवर करता है, तो क्या ये एक सही मेथड है लॉन्ग टाइम वेल्थ क्रिएट करने के लिए?
बट सच बताऊं, यदि गोल्ड का एक्सपोजर या सिल्वर का एक्सपोजर नहीं होता, तो जो ये कैटेगरी इतनी बड़ी हो रही है शायद आप उसको नहीं देख पाते, क्योंकि वो भी प्रोडक्ट आपको वही रिटर्न डिलीवर करके देता जो नॉर्मल सिंगल हाई डिजिट रिटर्न वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो प्रॉब्लम यही है कि हर चीज की एक हिडन इनएफिशिएंसी होती है, राइट? और उसको बिना ऑप्टिमाइज किए हुए आप कभी भी पोर्टफोलियो को सही तरीके से सही जोन में नहीं ला सकते हैं। और इतनी सारी चीज करने की जरूरत भी नहीं है। भले मैं आपको इतनी सारी चीजें बोल रहा हूं, बट लॉजिकली इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्सपेक्टिव से है कि बहुत सारी चीजें बीच में इल्यूड होती हैं, बीच में इरप्ट होती हैं, जो शायद कस्टमर के सोचने के तरीके को, कस्टमर की बिहेव करने के तरीके को बदल सकता है, राइट? एंड विच इज वाई आई थिंक एट मेनी टाइम्स यदि आपका एलोकेशन ठीक नहीं है, एसेट एलोकेशन ठीक नहीं है, तो हम बहुत बार हमें लगता है कि यार हमने गलती कर दी। जो लोगों को लगा कि यार हमने अपना पोर्टफोलियो का 60% मल्टी एसेट में डाल दिया होता, स्पेशली वो लोग जो पिछले 2 साल में आए हैं, क्योंकि उनके लिए तो बाजार ने पिछले 2 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, राइट? सो इकोनॉमिकली चीजें कैसे शिफ्ट होती हैं और उनके शिफ्ट होने की वजह से क्या क्या होता है, और जब वो चीज किसी तरीके से इन्वेस्टर को इम्पैक्ट करती है, तो वो एक फियर साइकोसिस में भी बदल जाता है, वो इनएफिशिएंसी टू टेक राइट डिसीजंस भी हो सकते हैं। और बहुत बार हम ऐसे सिचुएशन के अंदर में ना अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं करते। तो मान के चलिए कि पिछले 1 साल के अंदर में इंडिया जो है वो अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है, मतलब जितने भी इमर्जिंग मार्केट निकाल के देखोगे, वी आर द most underperforming market today. And can that bring a possibility of someone taking equity exposure, right? क्या ये पीरियड है कि हम अपने एसआईपी साइज को बढ़ा दें? क्या हम पोर्टफोलियो में लोगों को जब हम विजिट करें तो बोलें देखो आपका गोल जो है, यदि आप 10% से ग्रो करना चाहते हो और आपके पोर्टफोलियो में 50% एफडी है, तो एक काम करो सर, इस टाइम पे ना आप शायद 10% एफडी बढ़ा दोगे, तो जो चीज आपकी 10 साल में होने वाली है शायद वो 8 साल में हो जाए। तो बहुत बार ऐसे अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करके आप एक सही मोड, मेथड, डिसिप्लिन वे में कस्टमर के लिए क्रिएट कर सकते हैं, जो उनके लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करे। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन है, वहां पे आपको हैरी मोकोविट्ज दिखेंगे। ये एक नोबेल प्राइज, इन्होंने एक विनिंग फ्रेमवर्क बनाया। बट देखिए, कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लिसिटी से हमें ट्रेड ऑफ करना है, राइट? तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू, सो आप कॉम्प्लिकेशन, और ये चीज हम सुनते हैं, और यही चीज मैं बता रहा था जब मैंने अपना डिस्कशन चालू किया, कि ऐसा नहीं है कि हम ये चीज आज करते हैं, ये मेथड जो है वो पहले भी हुआ करते थे। तो पहले डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल लोगों ने बोला कि वो एक काम करो, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, इसको नाम दिया गया एमपीटी, दी फाउंडेशन, कि आपका प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, राइट? पोर्टफोलियो का रिस्क आपको ओवरऑल मालूम होना चाहिए, राइट? आप सिर्फ रिटर्न के चक्कर में आप आपका पूरा का पूरा रिस्क आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। तो दूसरा मेथड है, ये बड़ा टेक्निकल नेम लग रहा है ना आपको, इफिशिएंट फ्रंटियर और ये वो। इफिशिएंट फ्रंटियर कुछ नहीं है, मतलब आप सोचो कि कितना कॉम्प्लिकेशन है, कुछ नहीं है। ये बोलता है कि बॉस प्लीज एक काम करिए, आप रिस्क वर्सेस रिटर्न का एक चार्ट प्लॉट कर लो, वहां पे आप ये देख लो कि आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए आपका रिस्क लेवल क्या होना चाहिए। मतलब कि यदि मेरा 100 रुपए है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा 100 रुपए कभी भी 90 से नीचे जाए, या मेरा 100 रुपए कभी भी 95 रुपए से नीचे जाए। तो यदि आप चाहते हो कि आपका 100 रुपए किसी भी टाइम पे 95 रुपए से नीचे जाए, ना नीचे जाए, तो उसके लिए वो कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, कौन कौन सा एसेट, आपको किस तरीके का एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो आपका थॉट प्रोसेस है वो लंबे टाइम तक आपके वेल्थ के लिए एक कंसिस्टेंट वे में कंट्रीब्यूट करता रहे, करेक्ट? और इसीलिए तो जब ये मॉडल बना, उस टाइम पे तो आई थिंक इन्वेस्टिंग वाज बेसिकली साइंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ल्ड वॉर के बाद यदि आप एक दो देखें, world was trying to evolve, Japan was tarnished, they were actually into the mode of reviving, Singapore, most of the nations that you can think of barring US, and probably this was the time when actually Japan also shaped up very well. So economically बहुत सारी चीजें उस टाइम पे हो रही थी, and which is why I thought कि एक स्लाइड से बताने की कोशिश करेगा कि मॉडल्स एंड मेथड्स तो बहुत सारे हैं, बट उसको कितना हम सिंप्लीफाई, ये मैंने रखा है इसलिए क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि मॉडल्स वही हैं जो हम वन ऑन वन इन्वेस्टर से बात करके समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके थॉट लाइन के अंदर में हम हमारे ऐसे डिसीजंस को हम इन्फ्यूज करें जिसकी वजह से कस्टमर लंबे टाइम तक सही डिटेल, सही तरीके से इन्वेस्टेड रहे, और उन टेक्निक्स को कैसे हम सिंपली इंप्लाई करें। और जितने भी टेक्निक्स आप देख रहे हो वो सिंपल है, उसका नाम बता देता हूं मैं आपको। अब देखिए, ये जार्गन यूज किया गया, मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन। अब आप सोचो कि यहां पे लोगों ने मॉडल का नाम दिया, बट ये मॉडल है क्या?
मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन ये बोलता है कि यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो आप रिस्क एडजस्टेड के बेसिस पे, तो मान के चलिए कि मेरा 100 रुपए है और यदि ये 5 साल इन्वेस्टेड रहता है, तो यदि 100 रुपए आपका 95 रुपए हुआ, तब तक तो वो मेरे ओवरऑल मीन में था, मतलब 100 रुपए ऊपर नीचे होके मैंने 3 साल का मीन देखा कि वो 95 का है। बट कभी भी ये 95 का 90 हुआ, 80 हुआ, और किस वजह से हुआ? क्योंकि यहां बात क्या हो रही है, कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल। तो हुआ तो उस टाइम पे क्या मुझे रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी, या पोर्टफोलियो में कस्टमर के साथ में बैठ के कोई कॉल लेना पड़ेगा क्या? तो अब आप समझो कि ये आ, इसको नाम दे दिया गया मीन वेरिएंस ऑप्टिमिज्म। आप देखिए क्या लिखा है, एडजस्ट एसेट वेट डायनेमिकली टू मैक्सिमाइज रिस्क टू एडजस्टेड रिटर्न्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेस पे वोलेटिलिटी और कोरिलेशन को समझते हुए क्या हम हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट किए उसको हम एक तरीके से हम रीलाइन कर लेंगे। दूसरा देखिए क्या लिखा है, ब्लैक लिटरमैन मॉडल। और ये सोचो आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये है क्या? बट यहां पर भी यही बोलता है कि मार्केट का फैक्टर अलग होता है, राइट? मार्केट की एक्सपेक्टेशन अलग होती है और इन्वेस्टर का व्यू अलग होता है। तो इन्वेस्टर के व्यू को यदि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम कंबाइन कर दें और उसको हम इवैल्यूएट करते रहें, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और ये आप तीसरा देखो, एक और जार्गन, मॉन्टे कार्लो स्टिमुलेशन। जार्गन नहीं है, मेथड्स हैं, बट ये एक मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में बता रहा हूँ। अब मोंटे मोंटे कार्लो से, अब जैसे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा, अब जैसे स्मॉल कैप में आया था कि यदि आपका पोर्टफोलियो को लिक्विडेबल करना हो तो कितना टाइम लगेगा। तो स्ट्रेस टेस्ट किया जाए, उसके रोलिंग रिटर्न को दिखाया जाए, फोरकास्टिंग की जाए, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सिनेरियोज पे उसको बना के, जब हम एनएफओ का प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। उसमें होता है कि ऐसे होगा तो आपका पोर्टफोलियो इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे जाएगा, यदि हम ये स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। बट एक बात बताइए, लॉन्ग टर्म के अंदर में आप बहुत बार बहुत टेक्निकल कस्टमर के साथ नहीं हो सकते हो। जितनी चीजों को जितना सिंप्लीफाइड रखा जाए, कहीं ना कहीं वो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को। और बहुत बार क्या होता है ना, हम पोर्टफोलियो को टाइम नहीं कर सकते, राइट ना? मार्केट को आप टाइम कर सकते हो, आप एक ही चीज इन्वेस्टमेंट में टाइम कर सकते हो, वो है कस्टमर का ऑब्जेक्टिव। एंड टेल मी, इसके अलावा और कुछ टाइम कर सकते हो क्या? कुछ नहीं टाइम कर सकते हो। सिर्फ कस्टमर का ऑब्जेक्टिव टाइम टाइम कर सकते हो, और पूरे के पूरे मॉडल्स को अब ये आपको देख के लग रहा होगा कि बॉस इतनी सारी चीजें हैं, बट अल्टीमेटली कहानी ले दे के बहुत सिंपल है ये। सिंपल, इट इज जस्ट कुकिंग द फूड इन अ सिंपलेस्ट मैनर, राइट? तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? प्रैक्टिकल स्टेप्स बहुत सिंपल है कि भाई, ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए। करंट पोजीशन को हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, मान के चलिए हमारा इन्वेस्टर, हमने जब चालू किया तो 45 साल की थी और वो कमा रहे थे। आज किसी वजह से, आज हम बड़े वल्नरेबल वर्ल्ड में, एआई आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है, कल जाके मान के चलिए 53 साल में किसी वजह से उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है, या कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस बस्ट होता है, तो क्या मैं वही ऑब्जेक्टिव कैरी करूंगा जो मैंने 45 साल में जब उनको इन्वेस्टमेंट करना चालू करवाया? नहीं। माई अप्रोच विल कंप्लीटली गो फॉर अ चेंज। तो और इसीलिए ना, आने वाले टाइम के अंदर में कस्टमर का इंगेजमेंट विल डिसाइड कि आपको पोर्टफोलियो पे क्या कॉल लेना है। कस्टमर के कैरेक्टर पे डिसाइड होगा कि क्या पोर्टफोलियो पे कॉल ले रहा है, ना कि मार्केट के बिहेवियर पे क्या कॉल लेना है। क्योंकि एक बार आपने आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लिए ना, तो आपका एसेट एलोकेशन बहुत क्लियर हो जाएगा। आपको रीबैलेंसिंग जो करनी पड़ेगी, वो कोई ऐसा चीज जो आए जो जो उनकी एसेट एलोकेशन को डिस्टर्ब कर दे। तो मान के चलिए आपने 50 रुपए इक्विटी में डाला और आपने बोला कि नहीं, मैं कभी भी किसी भी वक्त में नहीं चाहता कि मेरे कस्टमर की एज प्रोफाइल के हिसाब से 50 रुपए से ज्यादा इक्विटी में हो। बट किसी वजह से 50 की वैल्यू यदि 120 हो गई, तो आपके पोर्टफोलियो का वेट जो होगा वो 75% इक्विटी हो जाएगा। तो यदि आपने डिसाइड किया है कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी टाइम पे कस्टमर के पोर्टफोलियो का वेट 50% से ऊपर हो, तो शायद आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके एक ऐसे प्रोडक्ट में आएंगे जहां जहां उनका पोर्टफोलियो का नेचर जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड एसेट क्लास के बेसिस पे हो जाए, करेक्ट? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें करना पड़ता है। और डेटा ड्रिवन अप्रोच इज नथिंग बट अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर फ्रॉम योर लेंसेस। एंड आप दो पेपर लेके बैठ सकते हैं कि किस किस वजह से कस्टमर वल्नरेबल हो सकता है और किस किस वजह से कस्टमर आपकी बात सुनेगा। यदि आपको ये क्लैरिटी है ना, तो आपको बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करने में
क्लैरिटी आएगी और कहीं ना कहीं आपका जो तरीका है वो बहुत बेटर होता चला जाएगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर में। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वील हैव टू अप्रोच एवरीथिंग। एंड केस स्टडी है हाउ ऑप्टिमाइजेशन बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, राइट, और हमेशा ये कोशिश करिए द पोर्टफोलियो ड्रिफ्ट क्रिएटेड 25% हायर इक्विटी एक्सपोजर देन टारगेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज वोलेटिलिटी एंड डाउनसाइड। द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है कि उसके रिस्क प्रोफाइल से यदि मैंने ज्यादा रखा तो कभी कोई ड्रिफ्ट हुआ तो कस्टमर ऐसे बिहेव कर सकता है। मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में अपने लोगों को ये बोलता हूं कि हमें एक ही चीज सवाल पूछना है अपने से, वो हम क्या करें जिसकी वजह से मेरा क्लाइंट हमारे साथ अगले 5 साल तक जुड़ा रहे। क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर में कोविड के टाइम का 5 साल, 2016 का 5 साल, 2008 का 5 साल was a different 5 years. And take my word, the next 5 years, if your customer is able to stand by you with whatever you do, take my word, the journey is going to be another 15-20 years because of one reason, because जितने नए प्रोडक्ट बाजार के अंदर में आएंगे उतना ज्यादा कस्टमर कंफ्यूज होगा और उसको नहीं मालूम है कि उसको क्या करना है। एटलीस्ट जो इवन ओल्ड इन्वेस्टर्स को भी नहीं मालूम है कि क्या करना है। ऑल गेट हिंज्ड बाय रिटर्न्स, एवरीवन गेट्स ड्रिवन बाय रिटर्न्स, बट कहीं ना कहीं वो बिहेवियर हैंडलिंग बहुत जरूरी है। एंड विच इज व्हाई आई थिंक प्रॉब्लम आपको हर कस्टमर के साथ में बैठ के इनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इस कस्टमर की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो यदि आज मेरे पास 25 आ रहे हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यदि आप किसी से मिलते हो तो पहले समझो कि उसके बिहेवियर में क्या चीज उसको वल्नरेबल बना सकती है। यदि आपने सही माध्यम में वो कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन जो होगा वो बेटर इम्प्लाइड होगा। आप उसको अच्छे अच्छे मेथड्स रीबैलेंसिंग करके या मीन वेरिएंस में आपको मालूम है कि कहीं भी मीन से हट रहा है तो तब पोर्टफोलियो को हम उसको रीबैलेंस करें। फिर हम उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो पोर्टफोलियो के जो रिजल्ट्स हैं उसको हम कितना स्टैटिक रख रहे हैं। यदि कभी 15% का रिटर्न किसी साल 25 आ गया है, 30% आ गया, बट आप तो चाहते हो कि जो एक्स्ट्रा 7% आया यदि वो रीबैलेंस हो जाए। तो बहुत बार ना आप तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हर किसी के पोर्टफोलियो में ना एक एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट रहता है जिसको वो बोलते हैं नल में यदि पानी आ रहा है और आपके पास में और कोई पानी इकट्ठा करने का स्रोत नहीं है तो आप क्या करते हो, पहले एक बाल्टी फुल करते हो और यदि पानी और आ रहा है तो देन यू पुट द सेकंड बाल्टी इनसाइड बिकॉज देन यू वांट टू रिजर्व, यू वांट टू प्रिजर्व। सिमिलरली वाटर इज लाइक रिटर्न, सो व्हेनेवर यू हैव एक्सेसिव रिटर्न्स ट्राई टू प्रिजर्व, बट टू प्रिजर्व इट you have to evaluate that at what age what works with every investor and why it is more important. And the reason being, I think investor response to every situation is far more important than anything else without complicating the overall story, right? एंड बाय डूइंग एवरीथिंग आई थिंक फॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे मैं ये अब जैसे आप ये सामने क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आज हर कोई रील के मोड में है, आज हर कोई पिक्चर के से ज्यादा समझता है। तो कहीं ना पोर्टफोलियो मान के चलो मैं किसी क्लाइंट को रिव्यू कर रहा हूँ और मैं आज देख रहा हूँ कि 20% से मान के चलिए उनका पोर्टफोलियो का रिटर्न 15% से आ रहा है और जो हमने गोल डिसाइड किया वो गोल लंबा है और वो बंदा भूखा है कि ही वुड वांट टू अचीव द गोल फास्टर। तो देन वी कैन विजुलाइज करवा सकते हैं, जो विजुलाइज इंक्रीमेंटली कि सर देखो आपकी आज ऑलरेडी 20,000 की एसआईपी चल रही है, यदि आपने 10,000 और मतलब यदि 20 की जगह पे अपने एसआईपी 30 की कर दी तो जो गोल आपका 2040 में अचीव होने वाला है वही गोल आपका 2033 में। तो अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट ऑफ फायर, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियली गेटिंग इंडिपेंडेंट अर्ली, ये कहीं ना यूथ को बहुत इंटाइस करता है बिकॉज वी आर इन एज जहां पे हम हमारी लाइफ को, हेल्थ को, हर चीज को एंजॉय करना चाहते हैं। सो बिफोर आफ्टर सिनेरियोज, करेक्ट, तो पोर्टफोलियो एक स्टेबल में चल रहा है, वहां पे थोड़ा ऑल्ट्रेशन किया तो कहीं ना आप रिटर्न से ज्यादा ना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को विजुलाइज करवाने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना उनके पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाए, ये उनके फ्रेमवर्क का पार्ट बनाए। और यही तीन चीज को आप बार बार रिविजिट करते रहोगे ना तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिटेनरशिप बढ़ेगी, अबिलिटी टू कनेक्ट विथ बेटर हो जाएगा। तो यदि आज मान के चले मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि मेरा आज फंड वैल्यू इतनी हो गई है, तो मैं क्या होता है जब आपके रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं तो इन्वेस्टर भी आके बोलता है अरे देखो सर मेरा 20% का रिटर्न है, मैंने 10 लाख डाले थे, आज वैल्यू 60 लाख की हो गई। तो कस्टमर को वहां पे इंगेज करने का, अरे आपने तो 3.5 करोड़ का गोल बनाया था, अभी 60 पहुंच गए हो, अब आप ये देखो कि यदि 60 को आपके रिस्क के हिसाब से मुझे 3.5 करोड़ तक लेके जाना है तो कैन वी रिविजिट क्या? तो लेट्स रिविजिट द पोर्टफोलियो। अच्छा इसमें क्या क्या करना है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्पेंट 3 4 5 years। So point what I'm trying to tell you that visualization is the biggest benefit that you can achieve, right? And if you can think through कि आप इंटरैक्टिव टूल्स बना सकें या ऐसे कुछ एसआईपी का कैलकुलेटर। तो जस्ट एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आई वेंट टू अ इन्वेस्टर और मोस्टली ये रिलेटिव की बात कर रहा हूं, तो वो लोग आगे बताएं हमारा अपनी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सर बेस्ट फंड बताइए जहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है।
तो अब आप क्या बोलोगे, बेस्ट फंड का मतलब क्या है अपने आप है? तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक काम करो, आपका प्रिंटर बाजू में है ना, तो प्रिंट आउट निकालो। तो इंडस्ट्री के जो 150 बेस्ट फंड्स है ना, उनका आप प्रिंट आउट निकालो, या मल्टी, फ्लेक्सी, लार्ज, मिड, जो भी है, तो आप उनका प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकाला, मैंने बोला एक आंख बंद करो और पेंसिल लो, और पेंसिल को ना आप ड्रॉप करो, या पेंसिल को उस पॉइंट पे लेके जाओ जहां पे कोई स्कीम के नाम के आगे वो आपकी पेंसिल ड्रॉप हो। अब आप देखो कि उसके 10-15 साल में क्या रिटर्न आ रहे हैं। तो कस्टमर ने बोला 10 साल में आ रहे हैं उसके 13.5, किसी का 16.5, किसी का 15.5, किसी का 18। मैंने बोला फर्क इससे नहीं पड़ता कि 13.5 आ रहा है या 18 आ रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि वो 10 साल रहा इसलिए 13 और 18 आ रहा है। आप इतने लकी भी नहीं होगे कि आप 13 वाले स्कीम में नहीं, आप स्कीम में होगे मतलब जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम है, और आप इतने अनलकी भी नहीं होंगे कि आप 13% वाली स्कीम में रहो, और आप इतने लकी भी नहीं होगे कि आप 18% वाली स्कीम में रहोगे। तो योर रिटर्न समवेयर एवरेज, यदि 5-6 फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो समवेयर इट विल बी 15, 15.5। फॉर यू टू क्रिएट वेल्थ, दैट डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट। सो विजुअलाइजेशन, दिस वाज एग्जांपल ऑफ विजुअलाइजेशन, कि एक सिंपल क्वेश्चन को किस तरीके से विजुअलाइज करवाया जाए, so that it start helping you in a better way. And which is why I think the places like Nirmal Bang, and I think the way they have been investing in technology, how do you create a right dashboard which engage people in a right manner, इंटरैक्टिव स्टिमुलेटर्स भी आप यूज कर सकते हो। एजुकेशनल कंटेंट तो हर कोई कर ही रहा है आज, जो हम लोग कर भी रहे हैं तो वो एजुकेशनल कंटेंट है। तो प्राइमरीली आई थिंक मैं आई हैव ऑलरेडी स्पोकन फॉर एन आवर सो फार, but I think I thought that I'll keep it simple. The life of investing is pretty simple. We should not ideally complicate. If we are very clear that what we are doing, what we are not doing, somewhere I think we are able to define, हम किसी न किसी तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को बेटर डिफाइन कर सकते हैं। मैंने वो सारे साइंटिफिक मेथड्स को निकाल के इस प्रेजेंटेशन में डालने की कोशिश करी, जो शायद किसी की लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, कि हमें अरे यार पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट मैंने आपको उसको सिंपलेस्ट तरीके से समझाया कि ये कुछ नहीं है, ये बेसिक जार्गन्स है, ये कस्टमर की साइकोलॉजी से चालू होते हैं और कस्टमर की साइकोलॉजी पे बंद होते हैं। बट उस पीरियड के अंदर में हमें क्या सही करना चाहिए, हमें सिर्फ उसकी अवेयरनेस जरूरी है। So thank you so much. This is what I thought, that I've taken already an hour with you all. You all can ask questions. I was expecting questions in between, but thank you so much. I can take questions in between. Chitali. Yes, yes. So it was really nice. Guys, आप एक काम कीजिए, whatever questions you have, please put it in the chat box. So we'll wait for like 2 minutes. आप तब तक अपने chat box में questions डाल लीजिए. I have only seen great going. Thank you so much, Bhavna ji. Yes, Bhavana ji has said. But it But was I, really, yeah, yeah. yeah, Sorry. you tell me, Chetali. No, I said it was really informative and in a very simple manner how the flow is supposed to go in Correct. identifying the problems and then how do we tackle with the investor. It was a nice flow. Yeah, and I've used in all the jargons of the world, which unnecessarily Yes. keep, लोग बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट में हमें कोई टूल बताओ, कोई मेथड बताओ, ये हाँ. jargons है बॉस। We have to, investing is a simple method. Go away from all jargons, right? और जब हर चीज को फैंसी फैंटेसाइज कर दिया नहीं नहीं, है. मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। इसलिए मैंने फैंटेसाइज भी किया प्रेजेंटेशन के अंदर में, वो सारे मॉडल्स रखे, बट उन मॉडल्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। आप डू नॉट रियली गेट इनटू टू मच ऑफ इन डिटेलिंग। सिंपल थिंग्स अचीव बिग इन लाइफ। तो देयर इज ऑलवेज अ बिग सेइंग सेज दैट कम होना भी प्रॉब्लम है और ज्यादा होना भी प्रॉब्लम है। करेक्ट करेक्ट. बोथ आर प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। सो ज्यादा अवेयरनेस भी प्रॉब्लम है, ज्यादा कम भी प्रॉब्लम है। And that's where I think investors make the largest sense, that we have to have the balancing method with all of them. करेक्ट. And the portfolio, जैसे अभी this one thing which I would like to know, the portfolio review part. Yeah. Like, how can we simplicize and yet keep it effective and attractive for the investor so that उनको वो easily understand भी कर पाए और या चैताली, जब मैंने अपना करियर चालू किया था ना, तो आई स्टार्टेड विद रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं बहुत रिटेल कस्टमर्स को भी एडवाइस किया करता हाँ. था। मिड वे ऑफ मेरी करियर में मैं एक ऐसे जगह पहुंचा जहां पे मैं सिर्फ 500, 100, 1000 करोड़ वाले लोग को एडवाइस करने लगा। हम्म. अ, तो मैंने दोनों साइड देखे हुए हैं, करेक्ट, जहां पे मैं शायद 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एक सिंगल चेक उठा रहा हूँ, या 50 करोड़ का उठा रहा हूँ, दोनों सिचुएशंस में। एक चीज मुझे रियलाइज हो गई दोनों सिचुएशन के अंदर में, कि जिस दिन इन्वेस्टर अपनी जर्नी चालू करता है, हाँ. यदि उसके ऑब्जेक्टिव को आपने एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लिया, हम्म. यदि किसी वजह से वो 5 चीजें मेट नहीं हो रही हैं, उसी दिन पोर्टफोलियो रिव्यू का सेंस बनना चालू हो जाता है। द डे दैट यू डाइवर्ट फ्रॉम ऑल दोस 5 फैक्टर्स,
Hmm. Correct. That is the day of your portfolio review. And I used to tell my customers outright, every portfolio, every statement will have 5 problem statement, but you will be defining 5 statement not in one go. You have to Hmm. spend time 1 year with client to understand कि वो 5 problem points क्या है. Exactly. एक बार बात करके वो 5 problem point आप डिसाइड नहीं कर पाओगे. तो जी. पोर्टफोलियो को तो शुरुआत में 2-3 साल देना पड़ता है समझने के लिए. करेक्ट. क्योंकि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो 2-3 साल के हिसाब से बनाते हो. Correct. आज यदि कोई नया कस्टमर को एडवाइस कर रहा है तो वो 2-3 साल के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएगा, कोई 1 साल के हिसाब से नहीं बनाएगा. बट आपकी एक्सपेक्टेशन उस 3 सालों में होनी चाहिए कि पहले 1 साल में आप कस्टमर को ना इन डिटेल समझ लो, Hmm. उसके अंदर से समझ लो, उसको ऊपर से समझ लो कि ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, ये ऑब्जेक्टिव कुछ बनाता है, समझाता कुछ है. राइट. So point what I'm trying to tell you that this is where I think the problem starts, because we are living in the age of information, and we Hmm. should know how to process information, and to process the information, to understand the information is more important. Correct. So we have one question. Moni, sir, I just started my mutual fund business, but not understanding all the core terms of finance because I'm not from one. How do you review clients' portfolio? So he wants to know, how do we review clients' portfolio and rebalancing? Like how can he update तो himself? मैंने वही बोला कि जैसे अभी आपने म्यूचुअल फंड का धंधा चालू किया है और आप किसी नए क्लाइंट को मिलते हो, और हो सकेगा कि क्लाइंट ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करता होगा, Hmm. तो यदि क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सेटिस्फाइड नहीं है, इसी वजह से आपके पास आ रहा है. पहली चीज तो Correct. करेक्ट है ना. यदि Hmm. मेरे दुकान में कोई आया तो इसका मतलब है भाई वो ढूंढ रहा है प्रोडक्ट, शायद उसको दूसरे दुकान में, मेरी बाजू वाले दुकान में नहीं समझ में आया, इसलिए वो मेरे पास आ रहा है. अब वो जब मेरे पास आया तो आप प्रोडक्ट बेचने लगोगे कि पहले उसको समझने पे टाइम स्पेंड करोगे. तो योर आइडिया विल बी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस पोर्टफोलियो. तो व्हेन यू Hmm. स्टार्टिंग न्यू, पहले अंडरस्टैंड. तो पोर्टफोलियो को देख के पोर्टफोलियो नहीं समझ सकते आप कि भाई उसके 15 स्कीम्स हैं. राइट. Hmm. और 15 स्कीम्स में क्यों इन्वेस्टमेंट किया, आप उसे सवाल पूछोगे वो डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा. जी. क्यों भाई, मतलब मैं कुछ किया है, मुझे आप उल्टा सवाल पूछ रहे हो. तो देन क्वेश्चन शुड बी दैट you should be asking few questions to him that, sir, uh, what has led to have that dissatisfaction while you were investing, or Hmm. what mistakes that you did that you want to correct them right now, and you feel that I can add value, क्योंकि our relationship is all about adding value. So I have to have that clarity in the first. So dig everything out. पहला मीटिंग जो मैंने, मेरे एक्सपीरियंस में देखा हुआ है कि पहले मीटिंग में मैं डिग करने की कोशिश करता हूँ. मैं चाहता हूँ कस्टमर बोले, मैं कम सुनूं. Hmm. मैं ज्यादा सुनूं, ना कि मैं ज्यादा बोलूं और कस्टमर सुनता रहे. Correct. सेल्स का पहला ऑब्जेक्टिव है कि पहली मीटिंग ना, आपका ऑडियंस बोलना चाहिए और आप सुनने चाहिए. जब आप बोलना चालू किए और ऑडियंस सुन रहा है तो आप समझ लो कि आप बहुत ग्रीफ मिस्टेक कर रहे हो. Hmm. एंड देन यू अंडरस्टैंड एंड रीबैलेंस. रीबैलेंस क्या है? एज प्रोफाइल, रिस्क, रिटर्न, मैंने इतनी सारी चीजें बताई. जी. पोर्टफोलियो से डाइवर्जेंस है, क्यों है, क्या है. और जैसे जैसे आप समय स्पेंड करोगे वैसे वैसे आपकी विजडम बेटर होती जाएगी, आप क्लेवर हो जाओगे. तो आप एक दिन में ना समुद्र मंथन बोलते, तो वो आई ऑलवेज कवर कि समुद्र मंथन में आखिरी में जाके जो अमृत आखिरी में मिला था, बट जब पहले जब उसको रगड़ा गया था तो उसमें से विष निकला था. जी. तो यू हैव टू गो थ्रू योर एक्सपीरियंस. इट इज नॉट दैट कि वो घुट्टी ऐसे मिलाई और आप फट से आपने पी ली. जब तक आपको ह्यूमन के साथ डील करने का तरीका नहीं आएगा, आई थिंक योर विजडम विल बी बेटर. तो आई मीन टू कट इट शॉर्ट, get that wisdom, uh, dig as much information as from the client, process the information, jot out the problem points, and then approach portfolio. तो कोई क्वेश्चंस तो है नहीं है. It means a proper diversification portfolio is the only key to achieve 101%. और आप लिखवा लीजिए, especially बहन जी, find more return in other schemes. How to manage that especially बहन जी, find more returns in this scheme. How do देखिए क्या, it means a proper diversification portfolio is the only key to achieve the goal, but investor change his objective. How to manage that, especially बहन जी फाइंड्स मोर रिटर्न अदर स्कीम. तो अब जो भी लिखा हो मैं उसको देखिए क्या है कि यदि कस्टमर रिटर्न से इंड्यूस हो रहा है तो पहली बात ये है कि दैट्स वेयर आई थिंक द आर्ट ऑफ एडवाइजर, आर्ट ऑफ कि यदि कस्टमर को आपको बांधना है ना, तो यदि वो रिटर्न के ऑब्जेक्टिव से बंधा हुआ है तो हमेशा रिटर्न के ऑब्जेक्टिव से बंधा हुआ, वो आपको हमेशा परेशान करने वाला है. हम्म. एंड आई ऑलवेज कीप टेलिंग द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड एडवाइजर इज लाइक मजिशियन. आपको दिखाना लाल है ना,
आपको दिखाना लाली है उसको, अब आपको कैसे लाल दिखाना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि उसको हरा देखना है, right? हाँ. She would wanted to get green, the best returns, but you have to show her red, and that is where I think it's my tagline. Hmm. जबान का सच, सॉरी, आंखों का सच, जबान का ट्रुथ, और फिजिकलिटी का ऑरा, आपके फिजिक्स का जो ऑरा है, आपका जो एक्सटीरियर है उसका ऑरा, ये कोई नहीं छीन सकता। भले बहन जी ज्यादा रिटर्न कर रही हैं, बट जब आप उस एक्सट्रीम रीच और कॉन्फिडेंस के साथ में जब आप अप्रोच करोगे, दे विल नॉट बी एबल टू diverge from your core objective. How to advise a client if they are looking for a best returns? The only thing is that get oriented to the goal. I have done it a lot, and I have done it, and I do it often, and I think through that, yes, it has given the maximum results. Only method is to get them to the goal. Return के basis पे आप कभी भी लोगों को मोल्ड नहीं कर पाओगे। मतलब ऐसा है कि जिसको भागते हुए चढ़ने, घोड़े पे चढ़ने की आदत हो, और आप बोल रहे हो कि आप उसको बोलो कि भाई भागते हुए घोड़े पे मत चढ़ो, it is a matter of experience, and the people who spend time with investments, they come out of this thought process. However, we all chase, but that's where I think behavior management will come. It's a very difficult question, but this is the reality, and I can tell you this is the only reality that you have to anchor upon. Get Okay. them to goal, get them to goal, get them to goal, right? So that's the only thing. Thank you, Sandeep ji. मुझे लगा कोई और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर मेरे को। तो मैंने थैंक यू बोल दिया, but anyways it was really nice and thankful for the session. Just Yeah, one thing lastly, I want to wish you a very happy International Men's Day, वो and लास्ट। to all other men's also wishing you a very happy International Men's Day. Thank you so much. It was indeed a pleasure for me to have you all here. Yes. And probably one day we will have a one-on-one, and you can ask me all tough questions, and I can dodge everyone out. I can tell you, but then it's just fine. We are here for a right objective, Yes. and so long as देखो अपना बोलते हैं ना, अपन अपना फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेहनत का पैसा मैनेज करते हैं, कोशिश ये करें कि सामने वाली गलती ना करे, और सामने वाला गलती करता है तो हम उसको सही बता सके। We live for that. That is it. Thank you so much. Yes, thank Wish you. you all a happy Men's Day, all the men's out here, but for all the women who actually support men all the time. Thank you so much.